हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया जा रहा है। आज का टॉपिक है मुगल प्रशासन अध्याय 29। सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अकबर के द्वारा स्थापित प्रशासन तंत्र और राजस्व व्यवस्था को जहांगीर और शाहजहां ने कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखा, परंतु मनसबदारी व्यवस्था की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अकबर के अधीन अपनी सैनिक टुकड़ी के व्यय के लिए मनसबदारों को जो है औसतन 240 रुपए प्रति वर्ष प्रति सवार दिए जाते थे। जहांगीर के शासनकाल में उसे घटाकर 200 रुपए यानी 240 से घटाकर 200 रुपए कर दिया गया। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर यानी घोड़े के क्वालिटी के अनुसार भुगतान की जाती थी, अदायगी की जाती थी। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों के पक्ष में थे। प्रत्येक टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। जहांगीर ने एक प्रणाली जो है प्रारंभ की, जिसके अनुसार कुछ विशेष सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाजत दी जा सकती थी। याद रखिएगा, जहांगीर ने एक प्रणाली जो है प्रारंभ की, जिसके अनुसार कुछ विशेष सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाजत दी जा सकती थी। और इस प्रणाली को दो अस्पा वसी अस्पा प्रणाली कहते थे। दो अस्पा वसी अस्पा प्रणाली का शाब्दिक अर्थ था 2 या 3 घोड़ों वाला सवार। ठीक है, अगर बात करें तो किसी भी मनसबदार को उसकी जात दर्जे से ऊंचा सवार दर्जा नहीं दिया जाता था। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को उसकी जात दर्जे से ऊंचा सवार दर्जा नहीं दिया जाता था। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। शाहजहां के शासनकाल में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसका उद्देश्य किसी सरदार के द्वारा रखे जाने वाले सवारों की अपेक्षित संख्या में अत्यधिक कमी कर देना था। और इस प्रकार सरदार से अपने सवार दर्जे के केवल 1/3 सवार तथा कुछ परिस्थितियों में तो केवल 1/4 सवार ही रखने की जो है अपेक्षा की जाती थी। देखिए, जिस सरदार को 3000 का जात और 3000 का सवार दर्जा प्राप्त होता था, वह 1000 से ज्यादा सवार नहीं रख सकता था। लेकिन यदि किसी सरदार को 3000 सवार 2 अस्पा वसी अस्पा का दर्जा प्राप्त है, तो वह जो है उससे दोगुना यानी 2000 सवार रख सकता था। मनसबदारों के वेतन रुपए में जो है निर्दिष्ट होते थे, परंतु उन्हें सामान्य रूप से नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि इसके बदले उन्हें जागीरें दी जाती थी। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो जो मुगल कालीन उच्चाधिकारी हैं, इनके कार्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से अधिकारी जो थे, इनके कार्य क्या था, और खास तौर पे इनके विभाग को भी नाम रखिएगा। इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। तो मुगल कालीन उच्चाधिकारी में पहला नाम आता है मुहत्तसीब। मुहत्तसीब जो अधिकारी थे, इनका जो कार्य था मुगल काल के समय में, यह प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल, शरीयत के विरुद्ध कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहत्तसीबों की नियुक्ति की थी। इसके बाद वाकिया नवीस इसका कार्य था। यह समाचार लेखक होता था, जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्रों को जो है सूचित करता था। इसके बाद खुफिया नवीस इसका कार्य क्या था? यह गुप्त पत्र लेखक होते थे, जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराते थे। इसके बाद दरोगा ए डाक। दरोगा ए डाक का जो कार्य था, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। किसका? पत्र व्यवहार का। इसके बाद दीवान ए तन। दीवान ए तन जो मुगल कालीन अधिकारी थे, इसका जो कार्य था, यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था, फैसला करता था। और इसे सामान्यतः जो है सेना को वेतन बांटने का अधिकार था। इसे सामान्यतः जो है सेना को वेतन बांटने का अधिकार था, लेकिन कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे युद्ध के अवसर को छोड़कर। इसके बाद मीर आतिश। मीर आतिश का कार्य था, यह शाही तोपखाने का प्रधान था। यह मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर जो है महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र के द्वारा कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद मीर ए बहर। मीर ए बहर का कार्य था, यह जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था। इसके बाद हरकरा। हरकरा का कार्य था, यह जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। इसके बाद वितिक्षी। देखिए, जो वितिक्षी थे,
अकबर ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष दरबार के सभी घटनाओं व खबरों को लिखने के लिए इनकी जो है वितिक्षी की जो है नियुक्ति की थी। इसके बाद मुशरिफ, यह राज की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और लास्ट है नाजिर बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। याद रखिएगा जो अधिकारी हैं इनका कार्य क्या था और विभाग भी ध्यान रखिएगा। देखिए जागीरों के आवंटन के लिए राजस्व विभाग को एक बही रखनी पड़ती थी, एक खाता रखना पड़ता था, ठीक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की वसूली की गई आमदनी दर्ज होती थी, जमा की जाती थी, परंतु लेखा यानी अकाउंट रुपए में नहीं बल्कि दामों में दिखाया जाता था। कम मूल्य का एक सिक्का था, इस रूप में इसको दिखाया जाता था और इस दस्तावेज को जमादामी आमदनी कहा जाता था। जमादामी आमदनी मनसबदारों की अत्यधिक संख्या और कई दूसरे कारणों से जो है राज के वित्तीय संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ रहा था। एक नई युक्ति अपनाकर जो है सरदारों के द्वारा अपने सवार दर्जे के अनुसार रखे जाने वाले सवारों और घोड़ों की संख्या में और कमी कर दी गई। इस युक्ति के अनुसार मनसबदारों के वेतन सालाना की जगह जो है माहवारी पैमाने पर तय कर दिए गए, जैसे 10 मासा, 8 मासा, 6 मासा, 5 मासा पैमाने पर, और उसी के अनुसार उनके लिए निर्धारित सवारों की संख्या में कमी कर दी गई। देखिए मुगलों की मनसबदारी प्रणाली जो है अत्यंत जटिल थी। उसका कुशलता से कार्य करना कई बातों पर निर्भर था। इनमें दाग प्रणाली और जागीरदारी प्रथा का उचित कह सकते हैं कि अमल आचरण भी शामिल था। तो मुगलों की मनसबदारी प्रणाली क्या थी? अत्यंत जटिल थी, कठिन था। उसका कुशलता से कार्य करना कई बातों पर निर्भर था। इनमें दाग प्रणाली और जागीरदारी प्रथा का उचित अमल आचरण भी शामिल था। मुगल सेना के बारे में अगर बात करें तो घुड़सवार मुगल सेना की प्रमुख वाहिनी थे। घुड़सवार प्रमुख होते थे, ज्यादा मतलब कि इनका वैल्यू होता था, तथा मनसबदार अधिक से अधिक घुड़सवार जो है जुटाते थे। मनसबदारों के अतिरिक्त स्वयं मुगल सहसा भी जो है फुटकर घुड़सवार रखते थे। फुटकर घुड़सवार यानी कह सकते हैं खुदरा के तौर पे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। तो मनसबदारों के अतिरिक्त जो स्वयं मुगल सहसा थे ये भी कुछ घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता था तथा उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से अधिक होते थे। वे बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। जो अहदी होते थे ये सैन्य दल के मतलब कि विश्वस्त सदस्य होते थे। इनकी भर्ती जो है स्वयं मतलब कि राजा करता था, संसाह करता था, और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अलग से जो है अधिकारी होते थे, अलग से अधिकारी की नियुक्ति होता था। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालयों के अधिकतर मुंशी यानी क्लर्क के रूप में जो थे, मुंशी अब के जो क्लर्क होते हैं, तो शाही कार्यालयों के अधिकतर मुंशी दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के सेवादार इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। अनेक अहदियों को सहायकों और शाही फरमानों के वाहकों के पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक अहदी कुशल बंदूकचियों यानी बंदूकधारी कह सकते हैं और तीरंदाजों की तर्ज पर जो है काम करते थे। अहदियों के अतिरिक्त सहसा एक शाही अंगरक्षकों का दल रखते थे। वे लोग जो है घुड़सवार होते थे, लेकिन नगर, दुर्ग और राजमहल में पैदल काम करते थे। पैदल सैनिकों की संख्या जो है, याद रखिएगा, पैदल सैनिकों की जो संख्या है बहुत क्या होता था, बहुत जो है बड़ी थी, लेकिन वे कई हिस्सों में बटे हुए थे। उनमें से बहुत से लोग बंदूकची थे, बंदूकधारी थे। यही लोग वास्तविक पैदल सैनिक थे। लेकिन पैदल सैनिकों में भारवाहक, नौकर चाकर, फरकारे, तलवारबाज, पहलवान और गुलाम शामिल रहते थे। गुलामों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कि सल्तनत काल में थी। उन्हें खाना पीना, कपड़े बादशाह या शाही परिवार के लोगों से मिलता था। कभी कभी जो है गुलाम अहदी का पद भी हासिल कर लेते थे। अहदी प्रतिष्ठा वाले सिपाही होते थे, उनको अधिक वैल्यू दिया जाता था। लेकिन सामान्यतः पैदल सैनिकों का जो दर्जा था वो निम्न होता था। तो जो पैदल सैनिक होते थे इनको दर्जा प्राप्त था वो निम्न कोटि का था। मुगल शासकों के पास लड़ाई में काम आने वाले
हाथियों का एक विशाल हाथी खाना होता था। साथ ही एक सुसंगठित तोपखाना भी मतलब था। तोपखाने के दो हिस्से होते थे। इनमें से एक भाग था, याद रखिएगा, एक भाग क्या था, अगर बात किया जाए तो जो तोपखाने के दो हिस्से होते थे, इस तोपखाने में जो एक भाग था भारी तोपखाना होता था, और इस तोपखाने की तोपों का प्रयोग किलों की रक्षा करने और शत्रु के किलों को भेदने के लिए किया जाता था। ये तोपें बहुत भारी भरकम होती थी, जिन्हें इधर उधर ले जाना मुश्किल होता था। तोपें हाथियों और ऊंटों से ढोई जाती थी। जो तोप होते थे, इनको कैसे लोग ढोते थे, तो हाथियों और ऊंटों से, जानवरों से। देखिए, जिनसी भारी तोप होती थी, जो जिनसी होती थी भारी तोप होती थी, जबकि दस्ती हल्की तोप तोपखानों का जो प्रमुख होता था। इस अधिकारी को मीर और आतिश कहा जाता था। जो तोपखाने का प्रमुख अधिकारी होते थे, इन्हें मीर और आतिश कहा जाता था। और दूसरा भाग था तोपखाने का, ये हल्का तोपखाना होता था। इस तोपखानों को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। जब भी शाह चाहता था, यह तोपखाना उसके साथ चलता था। आरंभ में बहुत से उस्मानियों और पुर्तगालियों को तोपखाना विभाग में रखा गया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने, याद रखिएगा, बर्नियर ने हल्के तोपखाने को जो है बहुत प्रभावकारी बताया था। और अगर बात करें तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने, जो शाहजहां के साथ लाहौर और कश्मीर गया था, इसने हल्के तोपखाने को बहुत प्रभावकारी बताया। वह कहता है उसमें जो है 50 मैदानी तोपें शामिल थी, सभी पीतल की बनी हुई थी। प्रत्येक तोप एक सुदृढ़ और भली भांति रंगी पुती गाड़ी पर रखी होती थी, जिसे दो बहुत मजबूत घोड़े खींचते थे, हॉर्स खींचते थे, तथा एक तीसरा घोड़ा आपातकालीन स्थिति में काम आने के लिए साथ रखा जाता था। देखिए, अराबा, याद रखिएगा, अराबा भारी व दुर्गभेदी नामक तोपों का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। अराबा भारी व दुर्गभेदी नामक तोप था, इसका प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। रहीमी 1500 टन भार वहन क्षमता वाला मुगल जहाज था। अकबर ने पिलखाना विभाग की स्थापना की थी। पिलखाना। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में जो है उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं। कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन होता है जो कि अपडेट करना होता है, वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में, चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज आप लोग फॉलो करते रहिए। और कोई भी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमें इजाजत दीजिए, अभी के लिए इतना ही।